नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्यखंड से हम आपके लिए लेकर के आए हैं वे आंखें, जिसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो प्यारे साथियों, आइए पढ़ते हैं वे आंखें। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं वे आंखें कविता हमें क्या दिखाती है, क्या संदेश देती है। वे आंखें कविता प्रगतिशील दौर की कविता है। कवि इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा आघात करता है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है, स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे एक किसान के बारे में बात करती है। उसके व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती हुई उसकी दुनिया में हमें ले जाती है। स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है यह कविता वे आंखें। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। आह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। तो प्यारे साथियों, यह कविता है वे आंखें। इसका मूल पाठ हमने देखा। अब हम इस कविता को शुरू से इसका अर्थ करते हुए, सरलार्थ करते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली पंक्ति है, अंधकार की गुहा सरीखी। गुहा माने गुफा। उन आंखों से डरता है मन। कवि जमींदार का वर्णन करता है, किसान का वर्णन करता है। किस तरह से एक किसान अपने जीवन में इतने दुखों को झेल चुका है कि उसकी आंखें जो हैं अब उनमें बिल्कुल सूनापन दिखता है। अंधकार की गुफा, अंधकार से भरी हुई गुफा की तरह वे आंखें हमें दिखती हैं। और उसके दुख को देखकर उनमें झांकने से मन डरता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण माने कठोर, दैन्य माने गरीबी दीनता, दुख का नीरव रोदन। नीरव माने मौन और रोदन माने रोदन रोना। कि उन आंखों में जब हम झांकते हैं तो मन डरता है और उनमें दूर तक जो एक कठोरता, एक दीनता भरा दुख दिखता है। और उन आंखों में दिखता है चुपचाप रोना। वे आंखें आंसू भले ही नहीं निकालती, लेकिन उन आंखों में रोना भरा हुआ है, रुदन भरा हुआ है। वे चुपचाप
अपने दुखों को झेलती हुई, परिस्थितियों से संघर्ष करती हुई रोती चली जाती हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। जब वह स्वाधीन था, किसी का कुछ लेना देना नहीं था, जितना कमाता उतने से अपना गुजारा करता, तो एक अभिमान उसकी आंखों में रहता था, एक स्वाभिमान रहता था। स्वाभिमान के साथ वह जिंदगी व्यतीत करता था। लेकिन आज छोड़ उसे मझधार, आज संसार कगार सदृश बह खिसका। लेकिन आज जब वह संकटों में आया, मझधार में फंसा, मझधार भंवर, नदी में कहीं कोई गड्ढा आने पर जो भंवर बनती है, पानी घूमता है, उसे मझधार कहा जाता है। यहां मझधार से तात्पर्य किसान के जीवन में आए संकटों से है। जब वह संकटों में फंसा तो संसार कगार, कगार माने किनारा, तो जो संसार के लोग थे, किसान के प्रियजन थे, रिश्तेदार थे, मित्र थे, वे सब उसे उस तरह छोड़कर चले गए जैसे भंवर में फंसे हुए व्यक्ति के लिए किनारा दूर, अति दूर होता चला जाता है। सदृश माने समान, और बह कर खिसक गया, दूर हो गया। कि जब वह किसान संकटों में फंसा तो संसार के लोग, उसके अपने लोग, उसे छोड़कर दूर चले गए। लहराते हुए खेत दृगों में, दृग माने नेत्र, आंखें, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, वह जिन खेतों से बेदखल कर दिया गया, उसे वे खेत छीन लिए गए। अब भी वे खेत उसकी आंखों में लहराते दिखाई देते हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, तृण माने तिनका, कि ये वो खेत थे जिसके एक एक तिनके से उसके जीवन में खुशहाली थी, समृद्धि थी। उसका जीवन इन खेतों की वजह से किसी समय बहुत चैन से, आराम से कटता था। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कवि कहता है कि उसका एक बेटा भी था, और वह बेटा आज भी उसकी आंखों में ही घूमा करता है। उसकी आंखों का तारा था, बहुत प्यारा बेटा था। पर जमींदार के कारिंदे जो थे, लठैत थे, किसी बात पर झगड़ा हो गया और भरी जवानी में जमींदार के लठैतों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। किसान उस बेटे को याद करके बड़ा दुखी होता है, व्यथित होता है। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। महाजन जिससे किसान ने कर्ज ले रखा था, उस महाजन ने जब इसे संकट में देखा तो उसके घर द्वार को भी बेचने पर मजबूर कर दिया। अपने ब्याज की एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी। उस ब्याज और मूल राशि को चुकाने के लिए किसान के घर, मकान इत्यादि को उस महाजन ने बिकवा दिया। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर को ही बर्धों की जोड़ी। आज भी किसान की आंखों में वह बर्धों की जोड़ी चुभती है। बर्ध बैल, बैलों की जोड़ी। जो बैल उसके साथी थे, उसके साथ किसान के साथ खेतों में जी जान लगा करके मेहनत किया करते थे, उन्हें जब कुर्क किया गया, उन्हें नीलाम किया गया, तो वह जोड़ी आज भी किसान की आंखों में चुभती है, एक टीस देती है, दुख देती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। बैलों के बाद कभी किसान की गाय को याद करता है। उजरी नाम से उसके पास एक गाय थी, सफेद गाय, और वह गाय किसी दूसरे को दूध निकालने के लिए पास नहीं आने देती थी। आज भी उस गाय को याद करके किसान का दुख से परेशान होता है। किसान दुखी होता है
वह गाय भी उसे इन संकटों के चलते बेचनी पड़ी। उजड़ गई जो सुख की खेती उजड़ गई है उस किसान की, वह सुख की खेती आज भी उसकी आंखों में नाचा करती है। वो पुराने दिनों को याद करके अपने आप को तसल्ली दिया करता है। वह कैसे भूल जाए कि किस तरह से उसके जीवन का एक एक क्षण खुशहाली से भरा था, लेकिन आज उसकी दशा विपरीत हो गई है। आज वह संकटों के इस दौर में किसी को अपना साथी नहीं पाता, प्रसन्नता के लिए कहीं कोई एक अवसर उसे प्राप्त नहीं होता। बिना दवा दर्पण के घरनी घर की बहू, और बिना दवा दर्पण बिना इलाज के स्वर्ग चली आंखें आती भर। कि उसकी जो पत्नी थी वह भी बिना दवा दर्पण के, बिना दवा दर्पण यहां संयुक्त प्रयोग है इसका अर्थ इलाज से है, चिकित्सा से है, अलग अलग अर्थ इसका नहीं लिया जाएगा। तो उसकी जो पत्नी थी वह बीमार हो गई और बिना इलाज के, क्योंकि घर में पैसा नहीं था, उसका इलाज कैसे कराया जाता, स्वर्ग चली और मृत्यु को प्राप्त हो गई, स्वर्गवासी हो गई। जब उसको याद करता है तो आंखें भर आती हैं, परंतु संकटों का यह दौर थमने का नाम नहीं लेता। देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो दुधमुही बिटिया किसान की देख रेख के अभाव में, दूध के अभाव में 2 दिन बाद वह भी मर गई। तात्पर्य, किसान की पत्नी की मृत्यु के बाद उस छोटी सी बच्ची की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उसे दूध पिलाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मां के बाद बेटी की भी मृत्यु हो गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातिन। पकड़ मंगाया कोतवालों ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कहते हैं जब संकट आते हैं तो अकेले नहीं आते, लगातार संकटों का आना किसान के ऊपर चलता रहा। पत्नी और बेटी की मृत्यु के बाद घर में विधवा रही पतोहू। बेटे को पहले ही कारकुनों ने मार दिया था, तो घर में जो उसकी पुत्रवधू थी विधवा, कहने को तो औरत को लक्ष्मी कहा जाता है, परंतु समाज ने उसे पतिघातिन का नाम दे रखा था कि ये जैसे ही इस घर में आई अपने पति को खा गई। और इसी शक में एक दिन कोतवाल ने उसे थाने में बुलवा लिया। थाने में बुलाना उस समय ही नहीं, आज भी शर्म की बात मानी जाती है, लज्जा की बात मानी जाती है, कलंक माना जाता है। और जब उस औरत को कोतवाल ने थाने में बुलवा लिया तो यह बात उसे बहुत अपमानित करने वाली महसूस हुई और वह कुएं में डूबकर एक दिन मर गई। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। किसान सोचता है कि पत्नी या पुत्रवधू जो मृत्यु को प्राप्त हुई तो ये तो पैर की जूती की तरह है। जोरू माने पत्नी। मध्यकालीन सोच यहां दिखाई गई है कि किस तरह से समाज में एक समय ऐसा भी था जब जोरू यानी पत्नी को, नारी को पैर की जूती की तरह महत्वहीन माना जाता था। एक यदि सही नहीं बैठ रही है पैर में तो उसे बदल के दूसरी लाई जाती थी। पत्नी और जूती में कोई महत्वपूर्ण अंतर समाज में नहीं माना जाता था। लेकिन जवान लड़के की याद करके, सुध कर याद करके सांप लौटते फटती छाती, कि जब वह जवान बेटे को याद करता है तो उसकी छाती पे सांप लौटने लगते हैं,
छाती फटने लगती है, अतीव दुख होता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। किसान जब पिछले सुख को याद करता है तो क्षण भर के लिए उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वह उन दिनों को याद करके प्रसन्न महसूस करता है, परंतु तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। परंतु तुरंत ही उसे वर्तमान का आभास हो जाता है, यथार्थ की कठोरता महसूस हो जाती है, और इसलिए वह चितवन माने नजर, दृष्टि जिसमें चमक आ गई थी पिछले दिनों को याद करके, वह तुरंत ही शून्य में गड़ जाती है, खो जाती है, अपने दुखों को याद करने लगती है। तीखी नोक की तरह, सदृश माने समान, तीखी नोक के समान वह हृदय में चुभ कर कष्ट देने लगती है, पीड़ा देने लगती है। तो इस तरह से वे आंखें नाम से यह कविता एक ऐसे किसान के बारे में बात करती है जिस किसान की स्थिति में सदियों से कोई बदलाव नहीं आया। आजादी को लेकर के भी लोगों में ये रहा कि मजदूर किसान के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन आज भी ऐसा नहीं है। किसानों को लगातार विभिन्न संकटों से जूझना पड़ता है, सरकारें उनके प्रति उदासीन दिखाई देती हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता वे आंखें, जिसमें पंत जी की प्रगतिशीलता के दर्शन हमें होते हैं। प्रकृति से हटके कवि समाज के एक व्यक्तित्व को आपके सम्मुख प्रस्तुत करता है। तो प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप लगातार हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अतिशीघ्र एक दूसरी कविता लेकर के हम आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपको नमस्कार।